हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीवियल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 8 अगस्त 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले पॉइंट की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक कनाडा देश से संबंधित है। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख राष्ट्र है। खास बात है साथियों कि आज ही की तारीख 8 अगस्त 1763 ईस्वी को कनाडा फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। लंबे संघर्षों के बाद कनाडा को स्वतंत्रता मिली थी। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक साथियों रेड क्रॉस से है। आज ही की तारीख 8 अगस्त 1863 ईस्वी को अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना साथियों कहाँ हुआ था? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी संस्थापक जो है उनका नाम है साथियों हेनरी ड्यूनेंट। क्या नाम है? हेनरी ड्यूनेंट। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि रेड क्रॉस एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और इसका जो प्रारंभ जब हुआ था तो इसका मूल उद्देश्य था कि युद्ध के दौरान जो लोग घायल होते हैं या बीमार पड़ते हैं या जो जिन्हें चोटें आती है गंभीर, उनका इलाज करना। पर तो धीरे धीरे यह संस्था और व्यापक स्तर पर काम करने लगी और दुनिया में जहां भी मानवता खतरे में होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग वहां पर मदद के लिए पहुंच जाते हैं। आपको यह भी बताना चाहेंगे साथियों कि रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो याद रखेंगे 8 अगस्त 1863 को अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई। हमारा अगला तीसरा पॉइंट साथियों सिद्धेश्वरी देवी। ध्यान है साथियों, सिद्धेश्वरी देवी का जन्म आज ही की तारीख 8 अगस्त 1908 को सिद्धेश्वरी देवी का जन्म हुआ था। ये भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका रही हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों अफगानिस्तान से संबंधित है। आज ही की तारीख 8 अगस्त 1919 को रावलपिंडी, याद रखेंगे, रावलपिंडी संधि के अंतर्गत ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा अफगानिस्तान को आजादी देने की बात का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। याद रखें रावलपिंडी संधि 8 अगस्त 1919 के अंतर्गत अफगानिस्तान को स्वतंत्रता मिली। आपको बताना चाहेंगे कि अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, परंतु ब्रिटिशर्स ने एक भारत के प्रति एक व्यवस्था के अंतर्गत पहले अफगानिस्तान को अलग किया, फिर बर्मा को अलग किया। धीरे धीरे भारत को वो विखंडित करते चले गए। तो याद रखेंगे हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों दिलीप सरदेसाई। आज ही की तारीख 8 अगस्त 1940 को दिलीप सरदेसाई का जन्म हुआ था। इनका जन्म साथियों गोवा में हुआ था और दिलीप सरदेसाई का जो संबंध है ये एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हुआ करते थे। आपको बताना चाहेंगे कि दिलीप सरदेसाई एकमात्र ऐसे गोवा के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत की अंतरराष्ट्रीय टीम से क्रिकेट मैच खेला हो। याद रखेंगे दिलीप सरदेसाई। अगला पॉइंट भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान में साथियों आज ही की तारीख 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ का प्रस्ताव क्या होता है? पास होता है। मुंबई के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास होता है। यह भारत के आजादी में सबसे निर्णायक आंदोलनों में से एक रहा, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार का समय चल रहा था और ब्रिटेन पूरी तरह से पस्त था। इसलिए भारत के जो महात्मा गांधी हैं, जो राष्ट्रपिता हमारे कहे जाते हैं, उन्होंने एक अच्छा समय देख करके भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई अधिवेशन में पास कराया और इसकी शुरुआत की। ध्यान है साथियों कि 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश हुकूमत ने देश के बड़े क्रांतिकारी नेताओं को, चाहे
महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सभी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। परंतु छोटे स्तर पे जो स्थानीय जो क्रांतिकारी थे या समाज सेवी थे, उन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया और ये भारत की आजादी में निर्णायक भूमिका के रूप में। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा भी दिया था। तो याद रखेंगे। अगला पॉइंट है साथियों, सोवियत संघ। आज ही की तारीख 8 अगस्त 1945 1945 को सोवियत संघ ने जापान के खिलाफ किस देश के खिलाफ, जापान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। जापान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि इन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध निर्णायक दौर में पहुंच चुका था। 8 अगस्त 1945 को सोवियत संघ ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी राष्ट्र है, भारत से ही अलग होकर एक नए राष्ट्र के रूप में जन्मा। खास बात है कि आज ही की तारीख 8 अगस्त 1947 1947 को पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृति मिली। आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे में दो रंगों का समावेश है। एक रंग हरा है जबकि दूसरा रंग सफेद है। 3 हिस्सा जो है हरे रंग का है जबकि एक हिस्सा सफेद रंग का है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे पर चांद और सितारा दोनों उपस्थित है। आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। आज का पहला करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। मनोज सिन्हा, याद रखिए मनोज सिन्हा को अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर JNK जो यूटी है, जो केंद्र शासित राज्य है, इसका नया LG नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है साथियों? LG का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर या जिसे हम लोग कहते हैं उपराज्यपाल कहते हैं। याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का ये मनोज सिन्हा जी सेकेंड LG बने हैं। सेकेंड LG बने। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले एक पूर्ण राज्य हुआ करता था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 तारीख याद रखेंगे साथियों, 31 अक्टूबर 2019 जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है, देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, उसी दिन जम्मू एंड कश्मीर राज्य जो पूर्ण राज्य था उसको 2 यूटी में बांटा गया। एक यूटी का नाम जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे का नाम लेह लद्दाख रखा गया। तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी बना उसके पहले LG जो बने थे उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और तो 5 अगस्त 2020 को गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यह पद खाली होने के बाद भारत सरकार के द्वारा मनोज सिन्हा जी को जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित राज्य का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। आपको बता दें साथियों कि मनोज सिन्हा जी जो है ये प्रधानमंत्री वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और बीजेपी की सत्ता आई तो पहले कार्यकाल में मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे और साथ ही साथ संचार मंत्री भी हुआ करते थे। और एक वक्त तो 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा लगा कि मनोज सिन्हा जी जो है वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान में मनोज सिन्हा जो है वो क्या है कि जम्मू कश्मीर राज्य के क्या कहते हैं LG बने हैं और इनका जो संबंध है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से है, परंतु अब की 2019 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से ये चुनाव हार गए थे। तो याद रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, आगामी किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखें गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें वर्तमान में देश का CAG क्या है नियुक्त किया गया है। CAG नियुक्त किया गया। आपको बता दें पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने 5 अगस्त 2020 को इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने का मेन कारण आपको समझ में ही आ रहा है कि इन्हें सरकार के द्वारा CAG के पद पे नियुक्त किया गया, क्योंकि IAS ऑफिसर रहे हैं और जम्मू कश्मीर राज्य की जो स्थितियां हैं वहां कोई पॉलिटिकल व्यक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए इन्हें इस्तीफा देना पड़ा और इनकी नियुक्ति CAG के रूप में की गई। ध्यान रखें साथियों, CAG को फुल फॉर्म जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अक्सर छात्र कंट्रोलर लिख देते हैं, गलती है। क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या कहते हैं? महालेखा परीक्षक। याद रखिएगा सीएजी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या जिसे हिंदी में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी। याद रखेंगे जो इनके पूर्व जो सीएजी थे उनका नाम क्या था साथियों? राजीव महर्षि। क्या नाम था? राजीव महर्षि जी जो थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले देश के सीएजी थे। याद रखिए जो सीएजी का पद होता है साथियों, यह एक संवैधानिक पद होता है। कैसा पद होता है? संवैधानिक पद होता है। और आर्टिकल 148 टू 151 के अंतर्गत सीएजी के बारे में पूरी व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान में दी गई है। सीएजी जो होता है यह भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और यह क्या है? एक देश का सबसे बड़ा ऑडिटर होता है। और याद रखेंगे साथियों ये केवल सेंट्रल लेवल पर होता है, राज्यों के स्तर पर सीएजी की नियुक्ति नहीं की जाती है। सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखें दोनों टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर राज्य के नए, जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उसके नए एलजी बने हैं, जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है वो देश के क्या है? सीएजी बने हैं। किसके जगह पे? राजीव महर्षि जी के जगह पे। देश के जो पहले सीएजी थे उनका नाम था साथियों वी नरहरि राव। तीसरा टॉपिक साथियों यह भी काफी महत्वपूर्ण है, बेरूत याद रखेंगे दुनिया का एक देश है जिसका नाम है लेबनान। लेबनान एक पश्चिम एशियाई देश है। कैसा देश है साथियों? पश्चिम एशियाई देश है। और खास बात यह है कि लेबनान की राजधानी का नाम है बेरूत। एक भयंकर दुर्घटना हुई है। दुर्घटना यह हुई है कि जो बेरूत जो स्थान है खास करके समुद्र के पास स्थित है, यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट की वजह से लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में अचानक विस्फोट होता है और विस्फोट की वजह से लगभग 10 किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट दुनिया के किस शहर में हुआ? तो याद रखेंगे लेबनान की राजधानी बेरूत में। और लेबनान क्या है? एक पश्चिम एशियाई देश है। याद रखेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों शशिधर जगदीशन। इन्हें याद रखेंगे एचडीएफसी बैंक का नया एमडी तथा एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। नियुक्त करने की घोषणा हुई है। ये अपने पद पे अक्टूबर 2020 में अपने पद पर ये बैठेंगे। याद रखेंगे आरबीआई के नियमानुसार भारत में कोई भी बैंक कार्य करता है तो याद रखेंगे जब अपने बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त करना होता है, क्योंकि एक सर्वोच्च पद होता है किसी बैंक में, तो आरबीआई की अनुमति आवश्यक होती है। तो याद रखेंगे आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में शशिधर जगदीशन के नाम को सहमति दे दी है। और खास बात बता दें कि एचडीएफसी देश का एक प्रमुख प्राइवेट बैंक है। याद रखेंगे काफी लोकप्रिय बैंक हो चुका है। नई और अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए एचडीएफसी बैंक को जाना जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों शिवाजीराव पाटिल का हाल ही में साथियों निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। और निधन का जो कारण बनता है वो कोई और नहीं कोविड-19 के कारण शिवाजीराव पाटिल का क्या है अगस्त माह में निधन हो गया। खास बात यह है साथियों कि ये 1985-86 में ये महाराष्ट्र राज्य के क्या रहे हैं सीएम रहे हैं, परंतु इन्हें अपने पद से क्या है शिवाजीराव पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आरोप यह था कि इन्होंने अपनी बेटी को जो मेडिकल में एमडी की परीक्षा होती है उसमें कोई हेर फेर किया था। इस वजह से शिवाजीराव पाटिल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो याद रखें शिवाजीराव पाटिल का हाल ही में क्या हो गया निधन हो गया। और निधन का कारण क्या है
कोविड-19 हुआ। याद रखिए, इस कारण ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्तमान में जो महाराष्ट्र राज्य के सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों जॉन ह्यूम। जॉन ह्यूम, इनका भी 3 अगस्त को क्या हो गया है, निधन हो गया है। 3 अगस्त को क्या हो गया, निधन हो गया है। इनका जो संबंध है साथियों, ये किस देश से रहा है, आयरलैंड से रहा है। किस देश से रहा है, आयरलैंड से रहा है। खास बात है कि ये नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। याद रखेंगे, इन्हें शांति के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। और इनका निधन क्या है, 3 अगस्त 2020 को हो गया। इन्होंने आयरलैंड में 2 संप्रदायों के बीच में, 2 समुदायों के बीच में शांति के लिए बहुत विशेष कार्य किया था, जिस वजह से इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो है साथियों, वो पाकिस्तान से संबंधित है। पाकिस्तान जो भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश है। आपको बता दें साथियों कि पाकिस्तान ने अपना एक नया नक्शा जारी किया है। नया नक्शा जारी किया, जो पॉलिटिकल मैप जारी किया है, ये काफी विवादित है। विवादित क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने नक्शे में भारत के जो केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, याद रखेंगे लेह लद्दाख और गुजरात का जो एक खास शहर है जूनागढ़, याद रखेंगे गुजरात के कौन सा शहर, जूनागढ़, इसको अपने मैप में दिखाया है। याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और जो गुजरात राज्य में जूनागढ़ है, उसको अपने मैप में दिखाया है। यह काफी विवादित है, क्योंकि इसी प्रकार का एक हाल ही में नक्शा नेपाल की संसद ने पास किया था, जिसमें भारत के जो खास स्थान है लिम्पियाधुरा को अपने क्या है नक्शे में दिखाया था। तो याद रखिए, पाकिस्तान भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश है और यह क्या है, भारत से ही अलग होकर के एक नए राष्ट्र के रूप में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। परंतु हाल ही में नया नक्शा जो जारी किया है, इसको लेकर के काफी विवाद है। इसमें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और जूनागढ़ को ये अपने नक्शे में दिखा रहा है। अगला टॉपिक है साथियों ब्रिटेन। ब्रिटेन यूरोप का एक प्रमुख राष्ट्र है। खास बात है कि ब्रिटेन की सरकार ने घोषणा की है कि वो अपने यहाँ की जो मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित करने वाला है। याद रखेंगे साथियों, यह अपने आप में भारतीयों के लिए काफी गौरव की बात होगी, क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा पहली बार किसी अश्वेत को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा पर क्या है उसको अंकित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी और भारत का जो संबंध है ब्रिटेन से काफी खास रहा है, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत में लगभग 200 साल से ज्यादा समय तक शासन किया है। तो याद रखेंगे ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग पर किस महान शख्सियत की चित्र अंकित की जाएगी, तो महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाएगा। टॉपिक है साथियों T90 टैंक। T90 टैंक का उपनाम जो है भीष्म है। याद रखेंगे ये क्या है, इसका उपनाम है, इसे जरूर याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है T90 टैंक का उपनाम क्या है, तो भीष्म। यह याद रखेंगे, यह भारत का प्रमुख टैंक है। इन दिनों ये चर्चा में इस कारण है क्योंकि T90 टैंकों की जो तैनाती है, तैनाती लद्दाख क्षेत्र में की जा रही है, क्योंकि हाल के दिनों में भारत और चीन के मध्य जो सीमा का विवाद चल रहा है और हाल ही में चीन के कुकृत्य के कारण भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, तब से ही तनातनी की स्थिति है। इसलिए भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो भारत के प्रमुख जो टैंक है T90 टैंक, जिसे भीष्म कहा जाता है, उसकी तैनाती इन दिनों लद्दाख में की जा रही है। और याद रखिए जो T90 टैंक जो है वो रूस के द्वारा निर्मित किया गया है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? रूस के द्वारा निर्मित है और इसको भारत सरकार अपने प्रमुख टैंकों में गिनती है। ये काफी क्षमतावान है। अगला टॉपिक है साथियों अजय त्यागी। अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के सेबी का फुल फॉर्म होता है साथियों सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या शुद्ध हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। वर्तमान में अजय त्यागी जी जो है वो सेबी के क्या है, अध्यक्ष है। खास बात है कि इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर 18 महीनों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा देगा। 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि ये
सितंबर माह में सेवानिवृत्त हो रहे थे, परंतु भारत सरकार के द्वारा इन्हें और 18 महीनों तक 28 फरवरी 2022 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें साथियों कि सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में 1988 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई साथियों? 1988 में हुई, परंतु इसे जो मान्यता है वो 1992 में मिला। 1992 में इसे मान्यता मिली और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। तो याद रखेंगे अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वच्छ भारत क्रांति। याद रखेंगे स्वच्छ भारत क्रांति एक पुस्तक है, याद रखेंगे एक पुस्तक है जिसका विमोचन अभी हाल ही में भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह और भारत की टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी के द्वारा इस पुस्तक का क्या है विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक के जो लेखक है श्री परमेश्वरन अय्यर जी है। याद रखेंगे श्री परमेश्वरन अय्यर क्या है? इस पुस्तक के ऑथर है, लेखक है और इनका हाल ही में क्या है विमोचन किया गया है। याद रखेंगे जो श्री परमेश्वरन अय्यर जी है ये भारत के स्वच्छता सचिव भी है। याद रखेंगे भारत के क्या है स्वच्छता सचिव है। खास बात है कि जो स्वच्छ भारत क्रांति जो पुस्तक है इसकी जो प्रस्तावना है नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनके द्वारा लिखी गई है। याद रखें इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इसका विमोचन भारत के पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह और स्मृति ईरानी के द्वारा की गई है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जनधन बैंक खाता। काफी इंपॉर्टेंट है साथियों जनधन खाता। याद रखेंगे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि भारत में सभी के पास बैंक अकाउंट हो, क्योंकि बैंक अकाउंट होने से काफी पारदर्शिता आती है। जो केंद्र के माध्यम से या राज्यों के माध्यम से जो पैसे लोगों के खातों में ट्रांसफर किए उसमें काफी घोटाले होते थे। इसलिए सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई गई। वर्ष 2014 में जनधन खातों की शुरुआत की गई। और याद रखें खास बात है कि भारत सरकार ने अपने आंकड़े में बताया है कि वर्तमान में जनधन खाता जो है भारत में 40 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। याद रखेंगे और इस जनधन खातों में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जमा राशि है। याद रखेंगे तो कितने इसके अकाउंट होल्डर्स हो गए हैं? 40 करोड़ से भी ज्यादा इसके अकाउंट होल्डर हो गए। अब भारत में जनधन खातों की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई और सबसे पहला जो जनधन का अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली शाखा में खुला था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों ग्रैंड इथोपियन रेनेसां बांध। याद रखेंगे ग्रैंड इथोपियन रेनेसां बांध यह साथियों नील नदी पर है। यह किस नदी पर है? याद रखेंगे नील नदी। खास बात है कि ये जो बांध है वो देश है इथियोपिया और मिस्र। इथियोपिया और मिस्र के बीच में इस बांध को लेकर के आपस में क्या विवाद है, परंतु ये चर्चा में हाल में आ गया जब इस बांध में पहली बार पानी भरा। याद रखेंगे इस बांध में पहली बार पानी भरने की वजह से यह बांध चर्चा में है। और ये खास बात क्या है कि यह बांध जो है नील नदी पर बना हुआ है और इथियोपिया और मिस्र के मध्य इसको लेकर के क्या है विवाद है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ईसायस और हागुपीठ। ईसायस और हागुपीठ जो है यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है। खास बात है कि ये जो ईसायस और हागुपीठ है ये क्या है पूर्वी अमेरिका कैरेबियाई क्षेत्र तथा चीन में आया हुआ है। इसके वजह से बहुत जान माल की तो क्षति नहीं हुए, परंतु तो अमेरिका में से 5 लोग मारे भी जा चुके हैं। तो याद रखेंगे ईसायस और हागुपीठ क्या है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है जो पूर्वी अमेरिका कैरेबियाई देशों में और चीन के कुछ हिस्सों में इसका असर देखा गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ ये वीबो और बैडू सर्च ये दोनों साथियों एप्स है। ये क्या है? एप्स है। खास बात है कि भारत सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर क्या किया है साथियों? पर प्रतिबंध लगा दिया है।
याद रखेंगे, प्रश्न पूछेगा कि वीवो और वैल्यू सर्च क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि यह एक ऐप है और इसको हाल ही में भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों की वजह से इस पर बैन किया है और इसे ट्विटर और गूगल का, याद रखेंगे, ट्विटर और गूगल के तुलना में देखा जा रहा था कि इसका भविष्य काफी बेहतर है, और तो भारत सरकार के द्वारा इस पे क्या है, प्रतिबंध लगाए गए हैं सुरक्षा कारणों की वजह से। दोस्तों, आज की क्लास को आपने देखा, अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।